गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है एंगल मॉड्यूलेशन। हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑलरेडी स्टडी कर लिया था पहले, तो आज हम फेज मॉड्यूलेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें देख लेते हैं और एंगल मॉड्यूलेशन, जैसे कि उसके एडवांटेजेस ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फर्स्ट, नॉइज रिडक्शन। तो क्या होता है, हमें ये पता चला कि एंगल मॉड्यूलेशन में नॉइज रिडक्शन इन कंपैरिजन टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन काफ़ी कम होता है। कैसे? देखिए, लेट सपोज ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। जब भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट होती है उसमें एक्सटर्नल हमेशा नॉइज ऐड होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि नॉइज हमेशा एम्पलीट्यूड को ही अफेक्ट करती है, ना कि फ्रीक्वेंसी या फेज को। नॉइज का इफेक्ट एम्पलीट्यूड पे होता है सिग्नल के, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी या फेज पे। फेज पे भी कभी कभी कुछ हम डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऐसा पार्ट होता है जो कि बहुत मुश्किल होता है उसको चेंज करना किसी ट्रांसमिटेड सिग्नल को। ठीक है, तो क्या होगा, नॉइज़ रिडक्शन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो नॉइज़ होता है वो ज़्यादा इफेक्ट कर पाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वेरिएशंस एम्पलीट्यूड में होते हैं, बल्कि जहाँ पर इसमें एंगल मॉड्यूलेशन में वेरिएशंस हमेशा फ्रीक्वेंसी या फिर फेज में होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो सिग्नल होती है हमारी सिग्नल, वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या फेज में होती है, इसका कंपोनेंट। तो नॉइज रिडक्शन हमने पहला पॉइंट देखा। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या होती है? देखिए, फिडेलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर। क्षमता, रिसीवर की क्षमता कि वो ट्रांसमिटेड सिग्नल की पूरी बैंडविड्थ में से कितना वो रिसीव कर पाता है, कितना वो डेटा रिकवर कर पाता है ट्रांसमिटेड सिग्नल में से। इसकी एबिलिटी, रिसीवर की इस एबिलिटी को हम फिडेलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ट्रांसमीटर है जो कि 20 हर्ट्ज से 2000 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास दो रिसीवर हैं, रिसीवर 1, रिसीवर 2। अच्छा, रिसीवर 1 केवल 1 किलो हर्ट्ज से 1000 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को ही रिसीव कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिसीवर 2 की अगर बात करें तो रिसीवर 2 हमारा 500 हर्ट्ज से 2000 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को रिसीव कर पा रहा है। इससे काफ़ी बेटर रिजल्ट ये दे रहा है। तो हम ये कहते हैं कि फिडेलिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट, बेटर यूज़ ऑफ अवेलेबल पावर। हमने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में ये किस तरह से उसमें मैक्सिमम पावर जो होता है वो कैरियर को ही ट्रांसमिट करने में चला आता है। इसमें पावर वेस्टेज सबसे ज़्यादा होती है। वहीं जो एंगल मॉड्यूलेशन के केस में ये पावर क्या होती है, सेव होती है। इसलिए जो हमारे पास अवेलेबल पावर होती है इसका बेटर यूज़ हो पाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, बट ये ज़्यादा ये मेन पॉइंट्स हैं एडवांटेजेस के। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। हम ये देखे थे एंगल मॉड्यूलेशन के केस में हमेशा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमने ये स्टडी भी किया था कि उसमें इन्फिनाइट बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है ना, बट हम उसमें कार्सन्स रूल लगा के थोड़ा सा उसको रिड्यूस करते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है कि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती है इन कंपैरिजन टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं एंगल मॉड्यूलेशन में, चाहे वो उसका मॉड्यूलेशन करना हो चाहे डीमॉड्यूलेशन करना हो, हम हमेशा सिंक्रोनस डिटेक्टर्स को ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सिंक्रोनस डिटेक्टर्स मोस्ट वाइडली यूज होता है
मतलब इसका सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है, सिंक्रोनस डिटेक्टर्स। ठीक है, सिंक्रोनस डिटेक्टर्स में क्या करना आता है हमें कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पे फ्रीक्वेंसी और फेस को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। मतलब कि क्या, जिस फेस से ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को, उसी के हिसाब से रिसीवर पे ही भी वही फेज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इन दोनों का फेस अलग हो गया या फ्रीक्वेंसी अलग हो गई तो आपस में वो डिस्टॉर्शन करने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर भी एक इक्विपमेंट लगा रहता है जो कि ट्रांसमीटर से रिसीवर को इन्फॉर्म करता है कि किस फेस पे सिग्नल को भेजा गया है, ताकि रिसीवर भी इसको एडजस्ट करके अपनी फेस को पहले से तैयार रखे। इस चीज़ को करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, इस प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फेज और फ्रीक्वेंसी को करने के लिए जो सर्किटरी इन्वॉल्व होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इन्वॉल्व होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये पूरा प्रोसीजर इस एंगल मॉड्यूलेशन को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन का एक टाइप होता है जिसमें कैरियर वेव की फेज को हम वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। ठीक है, कैरियर वेव की फेज को हम चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल, बेसिकली with according to the amplitude of message signal। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते थे कि हम कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से। इसमें हम क्या करेंगे, फेज मॉड्यूलेशन में हम कैरियर सिग्नल की फेज को चेंज करेंगे मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड के हिसाब से। जैसे कि उसमें अगर उसका एम्पलीट्यूड हाई हो रहा है तो फेज़ बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर हमने बढ़ाया था इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के लिए तो इसमें घटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स देखते हैं फेज मॉड्यूलेशन की। हम मान लेते हैं कि मॉड्यूलेशन करने से पहले हमारी कैरियर वेव क्या है, AC cos 2 pi FCT, AC cos 2 pi FCT। ठीक है, AC क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, FC क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। ठीक है, कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन करने के बाद कैरियर सिग्नल अब क्या होगी हमारी, AC cos 2 pi FCT। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, क्या चेंज हुआ है, फेज। ये फेज ऐड हो गया, फेज एक नया टर्म हमारा ऐड हुआ है, फाई टी। ये फाई टी मतलब कि क्या है, ओरिजिनल से हमारा बिफोर मॉड्यूलेशन के बाद, बिफोर मॉड्यूलेशन और आफ्टर मॉड्यूलेशन में क्या अंतर है, एक नया फेज आ गया है। या तो ये घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है, ये दोनों हो सकता है, फेज कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं फाई टी पे। फाई इज इक्वल टू KP इंटू MT। MT क्या हमारा मैसेज सिग्नल। KP क्या होता है हमारा, फेज सेंसिटिविटी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर KA का टर्म आया था, तो हमने कहा था क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। इसी तरह यहाँ पर ये क्या है, फेज सेंसिटिविटी। ये बताता, ये टर्म है क्या, ये एक्चुअली बताता क्या है कि ओरिजिनल फॉर्म से, मतलब कि बिफोर मॉड्यूलेशन से आफ्टर मॉड्यूलेशन करने पे, मतलब मॉड्यूलेशन करने के बाद टोटल क्या चेंज आया है, इसका मेजर होता है। ये टर्म ये बताता है कि मॉड्यूलेशन करने के बाद कैरियर सिग्नल की फेज में कितना चेंज आया है। ये चीज़ हमें इस टर्म से पता चलती है कि फेज सेंसिटिविटी से। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियंस पर वोल्ट। ठीक है, इसको यहाँ पर रखते हैं, फाई को क्या हो जाएगा हमारा, FM वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, PM वेव की, S of PMT इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT KP इंटू MT। ठीक है, जो PM वेव की जो एम्पलीट्यूड होगी वो कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड होगी, ध्यान दीजिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं पीएम वेव का। अच्छा, जब हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा था वहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का एक टर्म आया था, उसे हमने देखा था। ठीक है, वही टर्म यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन की टर्म। फ्रीक्वेंसी डेविएशन हम देखेंगे ऑफ पीएम सिग्नल। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैरियर प्लस केपी इंटू एम टी। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस केपी इंटू एम टी। ये मैक्सिमम ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा ऑफ पीएम सिग्नल। ध्यान दीजिए, ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा ऑफ पीएम सिग्नल। डिराइव करते हैं मैक्सिमम फेज डेविएशन। तो मान लेते हैं हमारा मैसेज सिग्नल कोई साइनसॉइडल सिग्नल है, एम कॉस 2πfmt या फिर एम साइन 2πfmt। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम फेज डेविएशन क्या होगा, डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस, ये रेड लाइन जो है ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का सिंबल है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ मैक्सिमम फाई टी। ठीक है, फाई टी मतलब आप यहाँ पर फाई टी की वैल्यू रखते हैं के पी इंटू एम टी, मतलब कि क्या हमारा डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू के पी इंटू ए एम, के पी इंटू ए एम रेडियंस। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ के पी इंटू ए एम। ए एम कैसे है, एम टी से ए एम कैसे आ गया, यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम। मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगी, एम होगी, बोथ साइड में, दोनों तरफ में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगी 1, एम। इसलिए मैक्सिमम हमने हटा के यहाँ पर एम कर दिया, और क्योंकि मॉडुलस लिया था इसलिए जो नेगेटिव वाला कंपोनेंट है वो भी हट गया, मतलब माइनस एम भी हट गया यहाँ से। ठीक है, क्या यूनिट इसकी यूनिट क्या है मैक्सिमम फेज डेविएशन की, रेडियंस। डिराइव करते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पीएम। ठीक है, अभी हमने ऊपर दिखा था यहाँ पर एस ऑफ पी एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2πfct प्लस के पी इंटू एम टी। यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं मैसेज सिग्नल हमारा क्या है, ए एम इंटू कॉस 2πfmt। ध्यान दीजिएगा, ए एम इंटू कॉस लिया हमने, अभी इसका आगे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। याद रखिएगा हमने कॉस लिया है यहाँ पर। एस ऑफ पी एम टी, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं मैसेज सिग्नल को, तो क्या बनेगा, एस ऑफ पी एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2πfct प्लस के पी इंटू ए एम कॉस 2πfmt। मान लेते हैं ये जो टर्म है यहाँ पर के पी इंटू ए एम इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू के पी इंटू ए एम। ध्यान दीजिए, डेल फाई भी के पी इंटू ए एम है, बीटा भी के पी इंटू ए एम है, और डेल फाई भी। हमारा बीटा यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ पी एम। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी जब हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाला था वो भी बीटा था, और उसे हमने क्या देखा था, डेल एफ अपॉन एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ये होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कंपेयर करें अगर इन दोनों इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू डेल फाई। ठीक है, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फेज डेविएशन होगा फॉर एफ एम। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं फेज मॉड्यूलेशन के लिए, हमने यहाँ पर देखा बीटा इज इक्वल टू डेल फाई, मतलब कि क्या, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फेज डेविएशन फेज मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने क्या देखा था, बीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इसमें देखिए मैक्सिमम फेज फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर कोई एफ एम का टर्म नहीं है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डिनोमिनेटर में एफ एम का टर्म है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, फाइनली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं बीटा को, हमें क्या मिलेगा, सॉरी, एस ऑफ पी एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2πfct प्लस बीटा कॉस 2πfmt। ये क्या हो गया हमारा, पी एम वेव का इक्वेशन, सिंगल टोन पी एम वेव एक्सप्रेशन है। अच्छा, अगर हम
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में थोड़ा सा उसको याद करते हैं तो हमें याद आया कि इसमें FM की इक्वेशन क्या आती है। S ऑफ FM t इज इक्वल टू, हमने पिछले देखा था FM मॉड्यूलेशन में पढ़ रहे थे, S ऑफ FM t इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT प्लस बीटा साइन 2 pi FMT। हमें FM मॉड्यूलेशन में ये इक्वेशन मिली थी फ्रीक्वेंसी वेव की, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें हमें कॉस्ट के टर्म में मिला है ये टर्म, ये जो पार्ट है फेस वाला, और इसमें क्या है साइन के टर्म में मिला है, और कोई चेंज नहीं है पूरे में। तो अगर मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दी रहती है इसी फॉर्म में, लेकिन वहाँ पर ये PM या FM ऐसे मेंशन नहीं किया है कि ये PM वेव है या FM वेव है, तब कैसे पता चलेगा कि डिसाइड कैसे होगा ये चीज़ कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन है या फेज मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन है? तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमें S ऑफ t, मेंशन नहीं किया है कि PM है कि FM, इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT प्लस बीटा cos 2 pi FMT। हम ये क्यों कर रहे हैं? देखिए इसलिए क्योंकि सिर्फ कॉस या साइन के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये PM वेव होगा या FM वेव होगा। सिर्फ कॉस दिया है तो हम ये नहीं कह सकते कि PM वेव है, या फिर सिर्फ यहाँ पर साइन दिया है तो ये नहीं कह सकते कि हम FM वेव है। डिसाइड कैसे करेंगे वो देख रहे हैं हम, कि हम मान लेते हैं कोई सिग्नल है हमारे पास ST इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT प्लस बीटा cos 2 pi FMT, ठीक है। लेट हम मान लेते हैं कि मैसेज सिग्नल हमारा EM cos 2 pi FMT है, ठीक है। अगर इस केस में हमारा मैसेज सिग्नल AM cos 2 pi FMT होता है तो ये इक्वेशन PM वेव की होगी, ये इक्वेशन हमारी PM वेव की होगी। लेकिन अगर MT हमारा AM sin 2 pi FMT के फॉर्म में है, cos ना होकर साइन है यहाँ पर, तब यही सेम इक्वेशन हमारी FM वेव की होगी। आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में डेरिवेशन देखा होगा इक्वेशन का, उसमें इस इक्वेशन को रख के डिराइव करेंगे तो यही इक्वेशन ही रिजल्ट आएगा, वो साइन नहीं कॉस के टर्म में आ जाएगा तो, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ कॉस या साइन को देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि PM वेव है या FM वेव है। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा मैसेज सिग्नल क्या है, ठीक है। शॉर्टकट ये होगा, देखिए अगर मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटेड वेव की इसकी कंपोनेंट, ये कंपोनेंट दोनों सेम है तो हमारा PM वेव है, और अगर मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटेड वेव की कंपोनेंट अलग अलग है तो क्या होगा हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सेम है तो PM, अलग अलग है तो FM, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं PM वेव और FM वेव में डिफरेंस थोड़ा सा, सब कुछ सेम है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सब सेम है, सिर्फ क्या है यहाँ पर से यहाँ पर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, ठीक है। जहाँ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है यहाँ पर, इसमें क्या है बस ये यहाँ से कॉस बस 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, कॉस या साइन डिसाइड नहीं करता है कि PM है या FM, बस क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट। ये चीज़ यहाँ मेंशन की गई है कि for same message signal given, the single tone FM and PM expression will be same except 90 degree phase shift at the message signal frequency component।